नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वो डायग्नोस्टिक डिजीज़ और एजेंट, मतलब कौन सी बीमारी के लिए कौन से टेस्ट करवाया जाता है वो बताया था। और इस लेक्चर में मैं आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक लाइन को ध्यान से अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले काफ़ी ज़्यादा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से रहेगा। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? ये वैसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके पास बीटा लैक्टम रिंग होता है। इसके दो मेजर ग्रुप आप यहाँ देख सकते हैं, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। तो दो ग्रुप हैं। और बोनोबैक्टम और कार्बेनापेम्स ये बाद में लेटर ऐड किए गए थे दोस्तों, है ना। पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। तो पहली एंटीबायोटिक ये वाली थी दोस्तों, आपने पहले क्लासों में भी पढ़ा होगा। 1941 में इसकी खोज हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी दोस्तों। और ये जो ऑब्टेन किया जा सकता है वो पेनिसिलियम नोटेटस एक फंगस होता है दोस्तों, उससे किया जाता है। लेकिन जो इसका जो प्रेजेंट सोर्स है, मतलब अब जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है दोस्तों पी क्राइसोजेनम के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, पेनिसिलिन का। दोस्तों, बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री और प्रॉपर्टीज़ की। तो जो पेनिसिलिन होते हैं वो न्यूक्लियस कंटेन, इसके जो न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको थाइजोलिडोन कहते हैं। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों इसको बीटा लैक्टम रिंग कहा जाता है। और ये जो मैंने ये बना रखा है ये बॉन्ड होता है जिसके द्वारा ये ब्रोकन होते हैं। पेनिसिलिन से एक एंजाइम है दोस्तों, उससे ये ब्रोकन किए जाता है ये वाला, है ना। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप से भी कुछ अटैच होते हैं दोस्तों, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। और ये जो सॉल्ट होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं पेरेंट एसिड से। अगर हम सोडियम पेनिसिलिन जी की बात करते हैं तो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों थोड़ी देर में। यहाँ देखेंगे हम पेनिसिलिन जी के बारे में बता देता हूँ। ये बेंजाइल साइड की चेन होती है। सोडियम ये पेनिसिलिन जी ये वाटर सोल्यूबल है, लेकिन ये ड्राई स्टेट में स्टेबल रहती है दोस्तों। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो डिटेरियोरेट्स ख़राब हो सकता है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की दोस्तों। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या होता है दोस्तों? सारे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस के साथ, बैक्टीरिया सिंथेसिस के साथ। और जो बैक्टीरिया है वो सिंथेसिस का क्या करता है दोस्तों? यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड करते हैं दोस्तों, और जिसको पेंटापेप्टाइड कहते हैं। और ये पार्क न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और क्योंकि पार्क एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1957 में खोज करी थी। और जो ताकि जो ससेप्टिबल स्टेफाइलोकोकस के ऊपर इसको उन्होंने देखा था दोस्तों। और ये ग्रोन होता है प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन में, और जो यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के प्रेजेंस में भी होता है दोस्तों। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो रेजिड्यू होता है दोस्तों, जो बाद में लिंक बन के बनता है, और उस पर क्या होता है ये यूडीपी टूट जाता है और फिर ये टर्मिनल मतलब चलते रहते हैं लगातार। कौन सी चेन से? पेप्टाइड चेन से, और जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टिडेज। तो मेनली जो बीटा लैक्टम इनहिबिट करता है वो ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, मतलब ग्रुप वाइज ग्रुप नहीं चलते हैं दोस्तों, है ना। इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात मैंने अभी तक करी। कई सारे एग्जांपल भी आते हैं कि जो पेप्टिडोग्लाइकोन स्ट्रैंड्स होते हैं, आपने सुना होगा नेम के बारे में एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, NAG नाक के बारे में एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, L एलेलिन, डी ग्लूटामिक एसिड और L लाइसिन दोस्तों, है ना। बात करते हैं अगले की हम। जो इसका ये रहता है, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसकी बहुत अधिक होती है बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन से। और पेनिसिलिन जी जो है नैरो स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट एक्ट करते हैं दोस्तों। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट आता है दोस्तों तो नॉन टॉक्सिक होता है एंटीबायोटिक्स, मतलब अप टू 20 MU भी इसको हम दे सकते हैं, है ना। लेकिन इसका लोकल इरिटेंसी और डायरेक्ट टॉक्सिसिटी रहती है, वो आप देखेंगे यहाँ पे। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत दर्द होता है, पेन होता है उस साइड पे, है ना। और नोसिया हो सकता है ओरल इंजेक्शन देने पे। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस भी हो सकता है दोस्तों इंजेक्शन वगैरह देने पे, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। टॉक्सिसिटी हो सकती है ब्रेन की, जिसकी वजह से मेंटल कन्फ्यूजन, मस्कुलर ट्विचिंग, कन्वल्जन और कॉमा। अगर हम 20 MU से ज़्यादा डोज देते तब ये हानि हो सकता है। और दोस्तों, अगर IV इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन का दिया तो CNS स्टिमुलेट कर सकते हैं, हेलुसिनेशन कर सकते हैं और कन्वल्जन।
दोस्तों कन्वर्जन क्यों करेंगे, क्योंकि प्रोकेन है, प्रोकेन आपने सुना होगा, एनेस्थेटिक्स होते हैं दोस्तों, और कई बार अगर हम ज़्यादा डोज देते हैं इसकी तो ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है दोस्तों। पीएनजी यानी पेनिसिलिन जी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। और इसकी हाइपर सेंसिटिविटी की भी बात करता हूँ मैं, तो मेजर जो रिएक्शन होते हैं वो दोस्तों अर्टिकेरिया हो सकता है, एंजियोएडिमा हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस और सेरम सिकनेस भी हो सकते हैं दोस्तों, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए ना, क्या क्या हो सकता है दोस्तों। इंट्राडर्मल डोज देते हैं तब क्या हो सकता है। टॉपिकल एप्लीकेशन जब पेनिसिलिन की देते हैं तो हाईली सेंसिटाइजिंग होती है वो, तो जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है दोस्तों। टॉपिकल प्रिपरेशन आपने भी इसका देखा होगा पेनिसिलिन का, इंक्लूडिंग आई ऑइंटमेंट के साथ, तो इचिंग वगैरह भी हो सकता है दोस्तों, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही लेना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं पेनिसिलिन जी के यूजेस की। तो इसका जो यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे फेरिंजाइटिस में, ओटाइटिस मीडिया में, स्कारलेट फीवर। दोस्तों याद आ रहा है आपको स्कारलेट फीवर, मैंने आपको बताया था डिक टेस्ट होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक में आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप जा सकते हैं दोस्तों वो देखने के लिए। और रिमेटिक फीवर में भी इसको दिया जाता है दोस्तों। और अगली जो बीमारी है शेबी, आपने सुना होगा, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। ये जो होती है ये होती है कॉज्ड बाय स्टेप्टोकोकस विरिडेंस और फैसिलिस के द्वारा होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, 10 to 20 MU इसकी IV डोज दी जाती है ना, और विद जेंटामाइसिन के साथ 2 से 6 हफ्तों के लिए दिया जाता है दोस्तों। बात करते हैं इसके न्यूमोकोकल इन्फेक्शन की, तो ये अब इसका यूज़ नहीं होता है, पहले इसका यूज़ हो सकता था दोस्तों, क्योंकि कई सारी जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो वो होते हैं उस मतलब वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अगर इसको दी जाती है तो 3 to 6 MU दी जाती है दोस्तों। IV इंजेक्शन एवरी 6 आवर के लिए दिया जाता है दोस्तों, है ना। दोस्तों बात करते हैं अगले यूजेस की। मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन में दिया जाता है, मेनिंजाइटिस वगैरह में, और हाई डोज में इसको ट्रीट किया जा सकता है दोस्तों। बात करते हैं गोनोरिया की। जो PNG है वो अनरिलायबल इफेक्ट देता है अब, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है दोस्तों। बात करते हैं सिफिलिस की, तो टी पैरेडियम अब इसका रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जो PNG चॉइस है वो मतलब ड्रग ऑफ चॉइस रहती है दोस्तों इसमें। तो जो पहले था इसमें जो हमें दिया जाता था, तो इसमें जो वो मतलब आपका जो ट्रीट किया जाता है उसको 1.2 MU के साथ इंजेक्शन दिया जा सकता है दोस्तों। बेंजाथीन पेनिसिलिन के साथ दिया जाता है 2.4 MU वीकली दिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। और लैप्टोस्पाइरोसिस के साथ मतलब जो बीमारी है वो भी इसको ठीक किया जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं अगली बीमारी डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया में एंटीटॉक्सिन थेरेपी दी जाती है 4 प्राइम करके, जो आपने सुना होगा 1 से 2 MU डेली 10 डेज के लिए दिया जाता है दोस्तों। बात करते हैं टेटनस और गैस गैंग्रीन की। तो इसमें दोस्तों ये भी एक एंटीटॉक्सिन थेरेपी दी जाती है, तो आप याद रखिएगा 6 to 12 MU पर डे दिया जाता है, ताकि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाए, है ना। कई बार दोस्तों इसको इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ये रेयर है। एंथ्रेक्स में, एक्टिनोमाइकोसिस में, रेड बाइट फीवर में, लिस्टेरिया में, मोनोसाइटोजीन्स में, पेस्चुरेला मल्टोसिडा में दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा नाम इसका वैसा है तो इसको बहुत याद रखना आपको ज़रूरी है दोस्तों, है ना। और इसको प्रोफाइलेक्टिक यूज़ भी इसको किया जाता है दोस्तों। तो जो प्रोफाइलेक्टिक यूज़ में इसका रिमेटिक फीवर में यूज़ किया जा सकता है, एंडोकार्डिटिस में यूज़ किया जाता है, और ग्रेनुलोसाइटोसिस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। हम पेनिसिलिन के अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो बनाए जाते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। तो जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो आता है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, जो सिमिलर एक्शन होता है जिनका पेनिसिलिन जी की तरह। तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन इसमें एक आता है दोस्तों, जिसका नाम है पेनिसिलिन 5 के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं दूसरे की, तो पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है दोस्तों, जिसमें आते हैं मैथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन और डिक्लोक्सासिलिन, MCD करके याद रखिएगा दोस्तों, MCD। बात करते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की। तो अमीनो पेनिसिलिन आता है इसमें दोस्तों पहला, जिसमें एम्पेसिलिन, बेसेम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये तीनों आते हैं दोस्तों, ABA, है ना। इसको याद रखना है आपको। अगला आता है दोस्तों कार्बोक्सी पेनिसिलिन, तो कार्बेनिसिलिन आता है दोस्तों इसमें। बात करते हैं यूरिडियो पेनिसिलिन की, तो पिप्रासिलिन और मेजलोसिलिन, ये दोनों आते हैं इसमें दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों अगली बात करें तो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें क्लेवोनिलिक एसिड
सुलबैक्टम, टेजोबैक्टम, ये तीनों आते हैं दोस्तों। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं और कुछ पॉइंट मैंने बोले हैं, तो आप दोनों पे फोकस करिएगा दोस्तों। तो पेनिसिलिन 5 एसिड स्टेबल होते हैं, है ना। ओरल जो एब्जॉर्प्शन इनकी बेटर होती है दोस्तों, और टी हाफ जो होता है वो 30 to 60 मिनट रहता है दोस्तों। और ये 1.1/5 एक्टिव आइडेंटिकल होता है पीएनजी से, किसके अगेंस्ट, निसेरिया के अगेंस्ट और अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होते हैं दोस्तों। इसके अगर मैं यूजेस की बात करूं तो स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस में दिया जाता है, साइनोसाइटिस में दिया जाता है, ओटाइटिस मीडिया में दिया जाता है, और प्रोफिलैक्सिस ऑफ रिमेटिक फीवर में भी इसको दिया जाता है दोस्तों, है ना। लेस सीरियस निमोकोकल इन्फेक्शन में और ट्रैंक माउथ वगैरह में भी इसको दिया जाता है दोस्तों, है ना। आपने सुना होगा के पेनिवोरल, ये सब आती हैं टैबलेट वगैरह इसकी, है ना। दोस्तों बात करते हैं मैथिसिलिन की। तो मैथिसिलिन हाईली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है दोस्तों, और मतलब ये मस्ट भी इंजेक्टेड दिया जाता है, और ये इंड्यूसर ऑफ पेनिसिलिनस प्रोडक्शन भी होता है। और जो MRSA है दोस्तों, मतलब मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकस ऑरियस, तो ये जो होता है दोस्तों, ये इनसेंसिटिव भी होते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के और अदर बीटा लैक्टम्स के दोस्तों। और जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है दोस्तों वैनकोमाइसिन और लिंजोलिड होता है, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम मैथिसिलिन देते हैं तो दोस्तों ये हेमेटूरिया, अल्ब्यूमिनुरिया, ये सारी मतलब जो इसके साइड इफेक्ट है वो देखे जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया किसकी वजह से, क्लॉक्सासिलिन, मतलब जो मैथिसिलिन पहले दिया जाता था तो दोस्तों, लेकिन अब इसकी जगह क्लॉक्सासिलिन दिया जाता है, जो अगला मैं आपको बताऊंगा। क्लॉक्सासिलिन या डिक्लॉक्सासिलिन दोनों एक ही ड्रग है दोस्तों, याद रखना उसको। अब मैं अगला बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो होते हैं दोस्तों आइसोक्साजोलिल साइड चेन होती है ये, और हाईली पेनिसिलिनेस एज वेल एज एसिड रेजिस्टेंट होती है, मोर एक्टिव होती है मैथिसिलिन से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है दोस्तों। टी हाफ जो होता है 1 आवर तक होता है दोस्तों। और क्लोक्सासिलिन और जो डिक्लोक्सासिलिन है वो इनकम्प्लीटली बट डिपेंडेबली एब्जॉर्ब होती है ओरल रूट से, और यदि ये टेकन एम्प्टी स्टमक लिया तो, है ना। एलिमिनेशन जो होता है दोस्तों किडनी के द्वारा होता है, ऑल्सो पार्टली बाय लीवर के द्वारा भी होता है। डोज जो इसकी रहती है 0.25 to 0.5 ग्राम रहती है ओरली हर एक 6 घंटे पे दोस्तों, क्लॉक्सासिलिन और डिक्लॉक्सासिलिन, है ना। ये आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ तक है। अगली बात करता हूँ मैं एक्सटेंडेड की। एक्सटेंडेड आपने सुना होगा ना, मैंने बताया था एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, उसमें 3 थे, अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। तो पहली जो बात करता हूँ अमीनो पेनिसिलिन की बात करता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे देखेंगे ये किसके अगेंस्ट लड़ती है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई और प्रोटिया। दोस्तों मोर एक्टिव भी होती है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, आपने सुना होगा ना, साबिया का नाम मैंने बताया था आपको शुरुआत में, एंट्रोकोकाई, लिस्टेरिया और नीमोकोकाई के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं ये जो एम्पिसिलिन है वो मोर एक्टिव होते हैं पीएनजी से दोस्तों। और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये नॉट डिग्रेडेड होते हैं गैस्ट्रिक एसिड से, ओरल एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होता है, फूड इंटरफेयर करते हैं एब्जॉर्प्शन में, पार्टली एक्सक्रीटेड होते हैं दोस्तों बाइल जूस में, और एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन इसमें होता है ना दोस्तों। अब मैं इसके यूजेस की बात करूँ तो बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका जो एम्पिसिलिन होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मोस्ट एक्यूट इन्फेक्शन में। और इसका अगर हम मतलब इसकी कहते हैं उसको क्या कहते हैं कि जो अगर इसका इफेक्ट बढ़ाना है तो कोट्रामेक्सोजोल के साथ इसको दिया जाता है एम्पेरिकल थेरेपी के साथ। आरटीआई में दोस्तों साइनोसाइटिस में दिया जा सकता है, ओटाइटिस मीडिया में दिया जा सकता है ना, इंक्लूडिंग ब्रोंकाइटिस वगैरह में दिया जाता है दोस्तों। और हायर डोज 50 to 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे रिक्वायर्ड दिया जाता है दोस्तों। मेनिंजाइटिस में दोस्तों दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मेनिंगोकोकाई, निमोकोकाई, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी रेजिस्टेंट होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं गोनोरिया के, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है फॉर ओरल ट्रीटमेंट, जो नॉन पेनिसिलिन ट्रीट करते हैं। तो इसमें 3.5 ग्राम एम्पिसिलिन, 1 ग्राम प्रोबेनिसिड और यूरेथ्राइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है दोस्तों ये। टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड फीवर में इसको दिया जाता है ना। टाइफॉइड में सैल्मोनेला और डायरिया इसको नहीं ट्रीट करते दोस्तों, इंक्लूडिंग इसमें, है ना। बैसिलरी डिसेंट्री की बात करते हैं तो बैसिलरी डिसेंट्री में जो शिगेल्ला की वजह से हो रहे हैं एम्पिसिलिन को उसमें दिया जाता है, लेकिन अब क्विनोलॉन्स को प्रेफर करते हैं दोस्तों नाउ।
कोलेसिस्टाइटिस में इंपॉर्टेंट ड्रग है, गुड ड्रग होती है ना, हाई कंसेंट्रेशन में दी जाती है दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस की। तो 2 ग्राम आईवी इंजेक्शन के साथ 6 आवर में दिया जाता है इसको। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपने सुना होगा दोस्तों, पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं, इसको दिया जा सकता है दोस्तों फॉर इरिटेशन ऑफ फ्रॉम स्टमक। और ड्यूडेनम और एम्पिसिलिन इस ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसके खिलाफ। सेप्टिसीमिया में दिया जा सकता है और मिक्स इन्फेक्शन में इसको इंजेक्ट करा जाता है दोस्तों जेंटामाइसिन के साथ और 3rd जनरेशन सिफलोस्पोरिन के साथ। बात करते हैं एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन भी दिया जा सकता है दोस्तों मेट्रोनिडाजोल के कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाता है दोस्तों। इसमें बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो डायरिया फ्रीक्वेंट होता है, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया हो सकता है, रैशेस वगैरह हो सकते हैं दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी आपने सुना होगा, है ना। और बात करते हैं दोस्तों अब इसके हम इंट्रैक्शन पे चलते हैं कि क्या क्या इंट्रैक्शन हो सकते हैं। अगर हम ये हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ देंगे तो ये इनएक्टिवेट कर देते हैं, है ना। और अगर हम इसको और ये क्या करते हैं, दूसरा इनहिबिट करते हैं कोलोनिक फ्लोरा को, और ये डीकंजुगेशन और एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ भी इंटरफेयर करते हैं, जिस वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाते हैं और जो प्रोबेनेंसिड है वो रिटार्ड करता है रेनल एक्सक्रीशन ऑफ एम्पिसिलिन को दोस्तों। तो ये हमारी बात थी एम्पिसिलिन की। अगले पे चलते हैं हम दोस्तों, बेसेम्पिसिलिन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, देखेंगे यहाँ देखेंगे कि बेसेम्पिसिलिन क्या होता है। एस्टर प्रोडक्ट है एम्पिसिलिन की, कंप्लीटली एब्जर्व होती है दोस्तों गट जीआईटी ट्रैक्ट से, है ना। इसमें थोड़ा सा ही है तो ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। जो हायर प्लाज्मा ये अटेंड होती है दोस्तों, इंसिडेंस ऑफ डायरिया भी हो सकता है, और 400 से 800 मिलीग्राम इसकी बीटी डोज होती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों बात करते हैं एमोक्सिसिलिन की। तो ये दोस्तों लेस एक्टिव होते हैं अगेंस्ट शिगेल्ला एंड एच इन्फ्लुएंजाई के, लेकिन ये दोस्तों ज़्यादा एक्टिव होते हैं किसके, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट उसके, तो है ना। इसमें आप देख सकते हैं। और इसका जो अब यूज़ किया जा सकता है दोस्तों ब्रोंकाइटिस में, यूटीआई में और सेबे इन्फेक्शन में। मैंने आपको सेबे के बारे में पहले बताया था कि सेबे इन्फेक्शन क्या होता है दोस्तों, है ना। अगर आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर शुरुआत में तो आपको पता लग गया होगा। और भी इसके कई सारे दोस्तों यूज़ होते हैं, कई सारे जो फिजिशियन है वो अब इस चीज़ में इसको प्रिफेयर करते हैं दोस्तों, है ना। कई बार इसको ट्रिपल कॉम्बिनेशन मतलब एच पाइलोरी ड्रग के साथ भी इसको दिया जाता है दोस्तों, है ना। इरेडिकेशन वगैरह रेजिमेंट वगैरह के साथ इसको दिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। बात करते हैं अगली ड्रग की जिसका नाम है कार्बोक्सीपेनिसिलिन्स, जिसमें पहला एग्जाम्पल आता है कार्बेनिसिलिन का। तो जो कार्बेनिसिलिन है दोस्तों उसका फीचर अलग होता है, कंजाइनर एक्टिविटी होती है स्यूडोमोनास एरेगोनेसा के अगेंस्ट। और दोस्तों ये जो होता है इंडोल पॉजिटिव प्रोटीएस होता है जो कि इनहिबिट नहीं होता है पीएनजी से और अमीनो पेनिसिलिन से। लेस एक्टिव होता है दोस्तों अगेंस्ट सैल्मोनेला, ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर, जबकि क्लैप्सिला और ग्राम पॉजिटिव कोकाई के खिलाफ अनअफेक्टेड होता है इसके द्वारा। और स्यूडोमोनास की जो स्ट्रेंथ होती है वो लेस सेंसिटिव होती है दोस्तों कार्बेनिसिलिन से कुछ एरियाज में। जो कार्बेनिसिलिन है दोस्तों ना तो ये पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट होता है ना ही ये एसिड रेजिस्टेंट होता है दोस्तों। इनएक्टिव ओरली होती है दोस्तों ये ड्रग, और ये एक्सक्रीटेड रैपिडली होती है यूरिन के अंदर दोस्तों, है ना। और इसकी जो डोज है 1 से 2 ग्राम IM और 1 से 5 ग्राम IB एवरी 6 आवर में इसको दिया जाता है दोस्तों। और CHF में इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो बात करते हैं पिप्रासिलिन की। तो पिप्रासिलिन जो है एक एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन होता है जिसका 8 टाइम्स मोर एक्शन ज़्यादा होता है कार्बेनिसिलिन से। गुड एक्टिविटी होती है अगेंस्ट दोस्तों क्लैबिसिला एंट्रोबैक्टीरियाई के और कुछ बैक्टीरियोसाइड्स के। तो दोस्तों ये जो होता है फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड होता है ट्रीटिंग सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस को, और न्यूट्रोपेनिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और दोस्तों जो बर्न पेशेंट होते हैं उसमें ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो इसका एलिमिनेशन जो होता है दोस्तों T-half होता है वो 1 आवर का होता है। और जो कंकरेंट यूज दी इसको जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन के साथ इसको एडवाइस किया जाता है दोस्तों। इसकी जो डोज है 100 से 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है दोस्तों। मैक्सिमम 16 ग्राम पर डे दे सकते हैं इसको। पैरासिल वगैरह पिप्रासिल वगैरह का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, है ना। बात करते हैं अगले ड्रग्स की बीटा अगले क्लासिफिकेशन की। तो बीटा लैक्टेमेज है इनहिबिटर। ये बीटा लैक्टेमेज जो फैमिली ऑफ एंजाइम्स होती है जो प्रोड्यूस होती है मैनी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, जो इनएक्टिवेट करती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को बाय ओपनिंग द बीटा लैक्टम रिंग। और दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग की कौन कौन से होते हैं। उसमें क्लेवरेनिक एसिड आता है, सुलबैक्टम आता है, टेजोबैक्टम आता है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ले चलता हूँ क्लेवरेनिक एसिड की तरफ। तो दोस्तों ये स्ट्रेप्टोमाइसिस
क्लेविलुजाइरस से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है, लेकिन इसका कोई एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों मेनली जो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। तो मेनली जो इनिबिट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ क्लास को इनिबिट करते हैं सेकंड से लेकर 5th को बीटा लैक्टमेज की, लेकिन ये क्लास 1 सेफेलोस्पोरिन को इनिबिट नहीं करते हैं। प्रोग्रेसिव इनिबिटर भी इसको कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज के साथ बाइंड होकर रिवर्सिबली शुरुआत में और फिर ये कोवलेंट हो जाते हैं बाद में, और ये क्या करते हैं टाइम के साथ इनिबिट करते हैं उसको, जिसलिए इसको सुसाइड इनिबिटर भी कहा जाता है। और ये बाद में इनएक्टिवेट हो जाते हैं दोस्तों एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद, और ये क्या करते हैं सेल वॉल ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में परमेट होकर अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इनिबिट करते हैं बीटा लैक्टमेज यानी बीटा रिंग को। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो दोस्तों रैपिड होता है ओरल एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी जो 60% होती है दोस्तों, टी हाफ यानी जो इसका टी हाफ है रेट ऑफ टाइम जो है इसका 1 आवर तक रहता है। ज़्यादातर इसको एमोक्सिसिलिन वगैरह के साथ इसको दिया जाता है दोस्तों। इसकी बात करूं तो दोस्तों इकोलाई के अगेंस्ट, क्लैप्सिला, एच इन्फ्लुएंजाई, साल्मोनेला के अगेंस्ट ये लड़ते हैं दोस्तों। ये जो बैक्टीरिया फ्लैजाइलिस और ब्रेमेलिया कैटाराइलिस के अगेंस्ट एमोक्सिसिलिन अकेला नहीं लड़ पाता, तो इसको क्लेवलिनिक एसिड के साथ हमेशा दिया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में दोस्तों इंट्रा एब्डोमिनल गायनोकोलॉजिकल सेप्सिस, यूरिनरी इन्फेक्शन, बाइलेरियन इन्फेक्शन, आरटीआई इन्फेक्शन आपने सुना होगा, तो इस इन्फेक्शन में इसको सबको ये ड्रग दी जाती है। कौन सी दोस्तों? क्लेवलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में एमोक्सिसिलिन के साथ। और गोनोरिया में भी इसको दिया जाता है दोस्तों, इंक्लूडिंग जो पीपीएनजी होता है, सिंगल डोज एमोक्सिसिलिन 3 ग्राम, क्लोवलिनिक एसिड 0.5 ग्राम, प्रोबेंसिड 1 ग्राम इसको साथ में दिया जाता है। हाईली क्यूरेटिव होती है। आपने कई सारे ड्रग भी सुनी होगी, अगुमेंटिन, एनहांसिन, एमोनेट, क्लेवम, ये सारे ड्रग आती है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी रहती है, इसलिए कई बार एमोक्सिसिलिन को सिंगल भी देना पड़ता है। बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो इसका एडवर्स इफेक्ट दोस्तों सिमिलर होता है एमोक्सिसिलिन की तरह। तो जो मैंने एमोक्सिसिलिन के बारे में आपको पहले बताया था वही है, बस इसमें कुछ आपके जैसे कि कैंडिडा स्टोमेटाइटिस, वेजिनाइटिस, रैसिस, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती है दोस्तों इसके साथ क्लेवलिनिक एसिड के साथ, है ना। अब मैं इसके दोस्तों इसके बारे में मैं अगले में थोड़ा सा सुलबैक्टम और टैजोबैक्टम भी है तो उसके बारे में बता देता हूँ। यहीं पे मैंने उसको लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। टैजोबैक्टम की बात करते हैं तो जो दोस्तों टैजोबैक्टम होता है वो अनदर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, जो सिमिलर होता है सुलबैक्टम की तरफ। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो पिप्रासिलिन के साथ मैच होता है दोस्तों, और इसको कंबाइंड फॉर्म में कई सारे इन्फेक्शन में, मतलब पेरिटोनाइटिस, पेल्विक, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, ये सारे इन्फेक्शन में दिया जाता है। किसको दोस्तों? टैजोबैक्टम को। और ये दोस्तों बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैसिली के अगेंस्ट भी लड़ते हैं। कॉम्बिनेशन इसका ज़्यादा एक्टिव अगेंस्ट नहीं होता है पिप्रासिलिन रेजिस्टेंट में यानी स्यूडोमोनाज में, क्योंकि टैजोबैक्टम लाइक क्लोवलिनिक एसिड और सुलबैक्टम ये क्या करते हैं? इनिबिट नहीं करते हैं दोस्तों इंड्यूसिबल क्रोमोसोमल को। टैजोबैक्टम की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझा दिया है। बात करते हैं सुलबैक्टम की, तो सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं वो, जो केमिकली रिलेटेड होते हैं किसकी तरह? क्लेवलिनिक एसिड की तरह। और ये प्रोग्रेसिव इनिबिटर होते हैं दोस्तों क्लास 2 to 5 तक, लेकिन 1 के अगेंस्ट नहीं लड़ते हैं। 2 से 3 टाइम्स मोर पोटेंट होते हैं क्लेवलिनिक एसिड से, है ना। और पीपीएनजी, गोनोरिया वगैरह में इसका यूज़ होता है दोस्तों, और सुलबैक्टम को दिया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की, सेफेलोस्पोरिन की। तो सेफेलोस्पोरिन सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होता है दोस्तों, जिसको डेरिव किया जाता है सेफेलोस्पोरिन सी, और ऑब्टेन किया जा सकता है सेफेलोस्पोरियम फंगस के द्वारा। ये जो केमिकली रिलेटेड होते हैं पेनिसिलिन की तरह। इसका जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों कंटेन करता है बीटा लैक्टम रिंग और डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग वगैरह करता है। 7 अमीनो सेफेलोस्पोरिनिक एसिड भी इसको कहा जाता है ना। 7th और 8th पोजीशन पे दोस्तों ये होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं दोस्तों। ये 4 जनरेशन तक इसको बांटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिंग है थायाजिन रिंग, ये जो बीटा लैक्टम रिंग है दोस्तों, ये अमाइड लिंकेज है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो जो सारे सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं वो बैक्टीसाइडल होते हैं, और सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दोस्तों पेनिसिलिन की तरह, जो इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको कि अल्ट्रेशन और टारगेट प्रोटीन में ये क्या करते हैं? एफिनिटी को रिड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक को इम्परमेबिलिटी जो एंटीबायोटिक की होती है और इसको फ्लेक्स कर देते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और रिलेटिव पोटेंसी जो होती है इसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं। और जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है दोस्तों, इंजेक्टेड कुछ ओरल दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्ट किए जाते हैं, कुछ मेजोरिटी जो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, कुछ एक्सक्रीटेड हो जाते हैं किडनी के द्वारा,
कुछ शॉर्ट टी हाफ होता है जिनका प्रोबेंसिड इनहिबिट करते हैं इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन को। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक बात थी। अब मैं इसकी बात करता हूँ, अगली जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लासिफिकेशन होती है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन को पेरेंटल और ओरल में बांटा हुआ है। तो पेरेंटल में दोस्तों सिफाजोलिन आता है, ओरल में सिफालैक्सिन और सिफाड्रॉक्सिल आता है। सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की बात करूं तो पेरेंटल ओरल, पेरेंटल में सिफेरोक्सिम और सिफोक्सेटिन आता है, ओरल में सी फैक्टर सिफोरोक्सिम एक्सेटिल और सिफप्रोजिल आता है दोस्तों। मैं थर्ड जनरेशन की बात करूं सिफेलोस्पोरिन की तो पेरेंटल और ओरल, पेरेंटल में सिफोटैक्सिम, सेफ्टिजोक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफोपेराजोन, सेफ्टाजिडिम और ओरल में सिफिक्सिम, सिफोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफडिनिर, सेफ्टिबुटेन, सेफ्टामेट, पेफोक्सिल। और फोर्थ जनरेशन में दोस्तों सेफीपीम और सेफीपिरोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है दोस्तों, थोड़ा बीच में फ़ोन इधर उधर हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं एक एक करके बात करूँगा फर्स्ट जनरेशन की, जिसको सिफाजोलिन कहते हैं। ये सिफाजोलिन जो है दोस्तों प्रोटोटाइप फर्स्ट जनरेशन होते हैं। ये एक्टिव होते हैं दोस्तों अगेंस्ट किसके, स्ट्रेप्टोकोकाई यानी पायरोजेंस और विरिडेंस के अगेंस्ट, गोनोकोकाई मिनिंगोकोकाई के अगेंस्ट, सी डिप्थेरियाई, एच इन्फ्लुएंजाई, क्लोस्ट्रिडिया, एक्टिनोमाइसिस के अगेंस्ट ये एक्टिव होते हैं दोस्तों। मैरेक्सेला, कैटेरेलिस और इकोलाई इस सब के अगेंस्ट भी एक्टिव होते हैं दोस्तों। इसको आईवी आयन के थ्रू दिया जाता है और इसका जो लॉन्गर टी हाफ होता है 2 आवर्स तक होता है दोस्तों। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो दोस्तों ये जो है इसको दिया जा सकता है आईएम, लेस पेनफुल होता है दोस्तों, टी हाफ 2 आवर्स होता है और हायर कंसनट्रेशन इसकी प्लाज्मा बाइल के अंदर होती है दोस्तों। बात करते हैं अगली ड्रग की दोस्तों सिफालैक्सिन। ये सबसे कॉमन ड्रग है और ये ओरली इफेक्टिव होती है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में, सिमिलर होती है दोस्तों सिफाजोलिन की तरह, लेस एक्टिव होती है पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट और एच फ्लुएंजाई। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है इसका बहुत लो होता है और ये हाई कंसंट्रेशन बाइल में अचीव करती है। अनचेंज होती है दोस्तों यूरिन के अंदर। इसका जो टी हाफ है वो 60 मिनट रहता है ना। आपने ब्रांड सुना होगा दोस्तों सिफैक्सिलिन, सिफैक्सिन, अल्साफेलिन, ये स्पोरिडैक्स, ये सारे आते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले ड्रग सिफाड्रॉक्सिल की, तो इसका गुड टिश्यू पेनिट्रेशन होता है और ये जो होता है दोस्तों 12 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है और ये इसका डोज हमेशा रिड्यूस करके भी दिया जा सकता है क्योंकि ये क्रेटिनिन क्लियरेंस को डिक्रीज करता है दोस्तों। इसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो सिफाड्रॉक्सिल की तरह और बाकी जो सिफालैक्सिन की तरह इसकी सेम होती है। आपने सुना होगा ड्रॉक्सिल वगैरह का नाम, तो ये इसमें आता है दोस्तों। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, इसमें आता है सेफिरोक्सिम। तो पहला सेफिरोक्सिम में दोस्तों ग्राम नेगेटिव और ग्राम बीटा लैक्टेमेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। हाई एक्टिविटी होती है दोस्तों अगेंस्ट प्रोड्यूसिंग एंजाइम के अगेंस्ट और दोस्तों ये नॉट बी फ्रेजिलिस के अगेंस्ट काम नहीं करते सही से, है ना। और ये वेल टॉलरेटेड होते हैं आईएम रूट के द्वारा। सीएसएफ लेवल में अचीव हायर कंसंट्रेशन होती है इसकी और मेनिंजाइटिस वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। गोनोरिया वगैरह में भी इसको यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, है ना। और ये एम्प्लॉयड होते हैं, सिंगल डोज इसको दिया जा सकता है ड्यू टू पीपीएनजी के कारण। बात करते हैं अगली ड्रग सेफरोक्सिम एक्सेटिल की। दोस्तों जो एस्टर होता है सेफरोक्सिम का इफेक्टिव होता है ओरली, ये एब्जॉर्प्शन से जो इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन जो इसकी एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है वीवो हाइड्रोलाइसिस और रिलीज ऑफ सेफरोक्सिम पे, है ना। और इसके अलावा आपकी ड्रग दोस्तों और भी आती हैं। सेफासियोर आपने सुना होगा, सेफासियोर एक्टिव होती है जनरेशन कंपाउंड फर्स्ट जनरेशन एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, इकोलाई के अगेंस्ट, प्री मेरियबिलिस के अगेंस्ट और कुछ एनोरोब्स के। आपने सिफप्रोजिल भी सुना होगा दोस्तों, है ना। ये सब ड्रग्स आती है। मैं बात करूँगा अब दोस्तों, बात करता हूँ थर्ड जनरेशन की। इसमें दोस्तों आता है सिफोटैक्सिम। सिफोटैक्सिम क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटोटाइप होता है थर्ड जनरेशन का। पोटेंट एक्शन एक्सर्ट करते हैं दोस्तों एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव दोनों के अगेंस्ट, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते एनारोब्स। बेसिकली जो होता है बी फ्रेजिलिस और कुछ स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्यूडोमोनास एरेगोनोसा और प्रोमिनेंट वगैरह के अगेंस्ट ये इनएक्टिव होते हैं, है ना। सीएसएफ में हाई लेवल होता है दोस्तों। अल्टरनेटिव होते हैं सिफेट्रोक्सिन टाइफॉइड में 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर और 1 ग्राम प्रोबेंसिड के साथ इसको दिया जाता है डोज में। डीएसिटाइलेटेड होते हैं बॉडी के अंदर, मेटाबोलाइट होते हैं, एक्सर्ट करते हैं बट लेकिन साइनर्जिस्टिक एक्शन होता है दोस्तों। सीएसएफ पेनिट्रेशन इसका बहुत गुड होता है ना। और इसका जो दोस्तों प्लाज्मा टी हाफ होता है 1 आवर होता है, लेकिन ये लॉन्गर चलते हैं ना लंबे समय तक। आपने ओमेटेक्स वगैरह का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। बात करते हैं अगली ड्रग सेफ्टिजोक्सिम की, तो ये सिमिलर होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी सेफोटैक्सिम की तरह।
ये इनहिबिट करते हैं बीफ रिलीज को, ऑल्सो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, एक्सक्रीटेड होते हैं दोस्तों किडनी के द्वारा एट स्लोअर रेट पे, टी हाफ 1.5 to 2 आवर तक होता है दोस्तों। बात करते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन की, हायर एफिकासी होती है वाइड इन्फेक्शन में और इसको लंबे समय तक दिया जाता है। पेनिट्रेशन CSF के अंदर बहुत गुड होती है, एलिमिनेशन दोनों में, यूरिन और बाइल में दोनों में होता है दोस्तों। बात करते हैं इसके इसके जो मतलब यूज़ है मेनिंजाइटिस में, मल्टी रेजिस्टेंट टाइफॉइड में, UTI में, एब्डोमिनल सेप्सिस में और सेप्टिसीमियाज वगैरह में ये सारे सेफ्ट्रियाक्सोन वगैरह दिया जाता है दोस्तों। ये कैनकोराइड वगैरह में भी इसको दिया जा सकता है, 250 मिलीग्राम इसकी डोज दी जाती है गोनोरिया वगैरह में भी। और इसके जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, रेयर चांसेस है हेमोलाइसिस वगैरह भी हो सकता है दोस्तों, है ना। दोस्तों बात करते हैं अगली ड्रग सेफ्टाजिडीन की। तो सेफ्टाजिडीन जो है दोस्तों सीडोमोनास एल्गोनास के अगेंस्ट लड़ती है। इसका जो टी हाफ है दोस्तों 1.5 से 1.8 आवर तक रहता है। तो ये जो है दोस्तों जो न्यूट्रोपोनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह है कॉज कर सकती है पेशेंट में। और प्लाज्मा ट्रांसअमीनेस में भी ये मतलब इसका मतलब बढ़ जाता है, ये ऐसे कह सकते हैं ब्लड के अंदर, है ना। और ये इसमें जो फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट हैं, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज वाले, बर्न वाले भी, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इसको दिया जाता है। इसकी एक्टिविटी जो होती है वो अगेंस्ट एंट्रोबैक्टीरियसी के अगेंस्ट होती है दोस्तों, एज कम्पेयर टू सिफोटैक्सिम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट भी हो सकती है, अदर ग्राम पॉजिटिव भी के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, और बैक्टीरिया फ्रेजाइलिस के अगेंस्ट भी हो सकती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग की बात करेंगे हम सेफेक्सिन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, ओरली एक्टिव होती है और ये अगेंस्ट होती है दोस्तों, थर्ड जनरेशन है, तो ये अगेंस्ट होती है एक्टिव अगेंस्ट एंट्रोबैक्टीरियसी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। रेजिस्टेंट होती है दोस्तों बीटा लैक्टेमिस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है। और इसकी जो डोज होती है 200 से 400 मिलीग्राम BD रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में भी दिया जाता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में UTI ब्लेन इन्फेक्शन वगैरह में दिया जाता है दोस्तों। इसका जो साइड इफेक्ट है वो स्टूल चेंजेस और डायरिया भी हो सकता है, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। टूसिट और इफेक्ट्स वगैरह आपने नाम सुना होगा। बात करते हैं सिप्रोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल की दोस्तों, ओरली एक्टिव ड्रग है, एस्टर थर्ड जनरेशन है दोस्तों ये, है ना। और ये एज कम्पेयर टू सिफलोस्पोरिन सिप्रोडॉक्सिन की तरह काम होता है इसका, मेनली जो एंट्रोबैक्टीरिया से और स्ट्रेप्टोकोका के अगेंस्ट लड़ती है दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ है वो रेस्पिरेटरी आर्टरी इन्फेक्शन में, UTI इन्फेक्शन में, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में होता है दोस्तों। बात करते हैं सेफ्डिनीर की, तो ये ओरली एक्टिव थर्ड जनरेशन होती है दोस्तों सिफेलोस्पोरिन, गुड एक्टिविटी होती है अगेंस्ट मैनी ऑफ लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, मोस्ट रेस्पिरेटरी पैथोजेंस ग्राम पॉजिटिव कोकाई के द्वारा अगेंस्ट होती है इसकी एक्टिविटी। यूज़ होता है दोस्तों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ENT में और स्किन इन्फेक्शन वगैरह में इसका सेफ्डिनीर का यूज़ हो सकता है ना। बात करते हैं अब दोस्तों अगले यानी कि फोर्थ जनरेशन ड्रग की, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले इसका मैं यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया उसका। फोर्थ जनरेशन में सिर्फ पायरोम दोस्तों एक ड्रग आती है और सिर्फ पीम दोनों आती है, तो मैं आपको सिर्फ पीरोम के बारे में बता रहा हूँ। फोर्थ जनरेशन सिफलोस्पोरिन होती है, एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यूज़ होता है इसका, सीरियस इन्फेक्शन में और सेप्टिसीमिया में, LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है दोस्तों। और इसका जो ड्यूटेराइन होता है वो कैरेक्टर मतलब परमिट करता है बेटर पेनिट्रेशन पोरिन चैनल्स के द्वारा, ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ सके। रेजिस्टेंट होते हैं काफ़ी मैनी बीटा लैक्टेमेज के द्वारा, इनहिबिट करते हैं टाइप 1 बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग एंट्रोबैक्टीरियाई को। मोस्ट पोटेंट होते हैं दोस्तों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। 1 से 2 ग्राम इसकी IM और IV डोज होती है, आवरली के हिसाब से इसको दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक जो मैंने बात करी दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात करी ओवरऑल, लेकिन अगर मैं इसकी ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ कि जो हमने जो पढ़ना है एडवर्स इफेक्ट वगैरह, मैं आपको अब बता देता हूँ। जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों आज का, तो एडवर्स इफेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं सेफेलोस्पोरिन लेने से, है ना। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो इसमें जो आता है दोस्तों IM इंजेक्शन देने के बाद पहला जो आता है पेन हो सकता है, उस साइड पे दर्द हो सकता है काफ़ी देर तक, है ना। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस वगैरह भी हो सकता है। दूसरा डायरिया हो सकता है दोस्तों, ताकि गट इकोलॉजी और इरिटेटिव इफेक्ट हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए जैसे सिफेलैक्सिन वगैरह देते हैं, सिफेक्सिन देते हैं, पेरेंटल सिफोपैराजोन देते हैं, तो लार्जली एक्सक्रीटेड होते हैं दोस्तों बाइल के अंदर। तीसरी बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, आप देख रहे होंगे इसमें अर्टिकेरिया वगैरह हो सकते हैं, रैसिस हो सकते हैं दोस्तों मोस्ट फ्रिक्वेंट, और एंजियोएडिमा हो सकता है, अस्थमा वगैरह भी हो सकता है दोस्तों 10% में, है ना। तो काफ़ी थोड़ा देख के इसको लेना पड़ता है। स्किन टेस्ट वगैरह इसके लिए कराया जाता है दोस्तों। पॉजिटिव कूम्स टेस्ट याद आ रहा आपको दोस्तों? कूम्स टेस्ट मैंने किसके लिए बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था
और हीमोलाइसिस वगैरह रेयर होते हैं पेशेंट में। बात करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी की, तो कुछ सेफेलोस्पोरिन होता है जिस पे लो ग्रेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है रेनल डिजीज में, कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में दोस्तों, अमीनोग्लाइकोसाइड और लूप डायरेटिक्स में। बात करते हैं ब्लीडिंग भी हो सकती है दोस्तों जब सिफेलोस्पोरिन के साथ दिया जा सकता है, क्योंकि इसको मिथाइल थायो टेट्राजोल ग्रुप होता है उसके साथ थर्ड पोजीशन पे दोस्तों, सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राक्सोन। ये इसलिए होता है ड्यू टू हाइपोप्रोथ्रोम्बेनिया, इसलिए होता है दोस्तों, मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है वारफेरिन की तरह होता है। बात करते हैं न्यूट्रोपेनिया की दोस्तों, न्यूट्रोपोनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रेयर एडवर्स इफेक्ट है जो रिपोर्टेड होते हैं सेफ्टाजिडिम और कुछ अदर्स के साथ। बात करते हैं डाइसल्फिरम लाइक इंट्रैक्शन हो सकता है दोस्तों जब इसको सिफोपेराजोन के साथ इसको दिया जाता है। तो ये बात करी मैंने दोस्तों आपके एडवर्स इफेक्ट की, इसके मैं बात करता हूँ इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे हम एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैंने लिखा शॉर्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज होता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्लेप्सिला प्रोटियस एंट्रोबैक्टर सेरेशिया सेफालोस्पोरिन को दिया जाता है। पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलक को इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, मेनिंजाइटिस में वगैरह में दिया जाता है दोस्तों एमबीसी थेरेपी के द्वारा। सेफ्टाजीडिन जेंटामाइसिन ये इसके अगेंस्ट लड़ते हैं। सर्जिकल प्रोफाइल एक्सिस में देखेंगे हम इसको, फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन को दिया जाता है, सेफाजोलिन वगैरह को आर्टिफिशियल जॉइंट हार्ट वॉल्व्स वगैरह में। गोनोरिया में देखेंगे दोस्तों, गोनोरिया में इसको दिया जा सकता है सिफरोक्सिम और सेफोटॉक्सिम के द्वारा। टाइफॉइड है दोस्तों, सेफ्ट्रोक्सोन जो फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है, फास्टेस्ट एक्टिंग होती है दोस्तों, और ऐसे ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इसको एलेक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन वगैरह में भी ये ड्रग दी जाती है। तो दोस्तों मैंने इसके अभी तक आपके इसके यूजेस की बात करी है और इसके एडवर्स इफेक्ट की ओवरऑल। अब मैं लास्ट एक टॉपिक हमारा मोनोबैक्टम से बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था मोनोबैक्टम और कार्बोनापेम्स। तो मोनोबैक्टम में पहला आता है एजिट्रो दोस्तों, एजिट्रियोनम की बात करते हैं तो नोवल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, है ना। इसमें रिंग मिसिंग होती है दोस्तों मोनोबैक्टम की तरह, और ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया में बहुत हेल्पफुल होते हैं दोस्तों, लो कंसंट्रेशन में भी काम कर जाते हैं। स्यूडोमोनास और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, है ना। और बात करते हैं अगली ड्रग की कार्बोनापेम्स की, तो कार्बोनापेम्स में इमीपेनेम आता है दोस्तों, फेरोपेनेम आता है, मेरोपेनेम आते हैं और डोरीपेनेम आते हैं। तो एक एक करके आपको बता देता हूँ कि इमीपेनेम जो होते हैं वो डेरिवेटिव होता है थाइनेमेसिन का। इमीपेनेम जो होता है वो एक्सट्रीमली पोटेंट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, और ये जो अगेंस्ट होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंट्रोबैक्टीरियसी और स्यूडोमोनास एर्गोनोसा लिस्टेरिया के अगेंस्ट काम करते हैं दोस्तों, है ना। इमीपेनेम जो सेलेस्टिन 0.5 ग्राम दिया जाता है IV 6 आवरली पे, और इमीपेनेम जो दोस्तों सीजर वगैरह कॉज कर सकती है, डायरिया वोमिटिंग कॉज कर देती है। मेरोपेनेम की बात करता हूँ तो न्यूअर कार्बोपेनेम नॉट हाइड्रोलाइज होता है इसके द्वारा दोस्तों। डोरीपेनेम की बात करता हूँ तो ये इंट्रोड्यूस रिसेंटली, अभी ये ड्रग खोजी गई थी जो स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी लड़ सकती है ना दोस्तों। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस और सीजर्स वगैरह हो सकता है दोस्तों, है ना। सीजर्स वगैरह हो सकता है दोस्तों। फेरोपेनेम की बोलता हूँ तो फेरोपेनेम में कार्बोनापेम दूसरा ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ओरल दिया जाता है। मैरेक्सेला कैटरलिस और निमोनिया के अगेंस्ट ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं दोस्तों। मैं आज के लिए मतलब इसमें जो मैंने आपको बोला था, मैं आज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और फ्लोरोक्विनोलोल बताऊंगा, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद फ्लोरोक्विनोलोल भी स्टार्ट करूंगा दोस्तों। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ रहा है आपको दोस्तों। तो आप आशा करता हूँ आप फ्लोरोक्विनोलोल भी अच्छे से देख रहे होंगे दोस्तों। तो तब तक आप इसको देखते रहिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, हाँ दोस्तों। और तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और क्विनोलोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स समाप्त करा दिया है। तो दोस्तों हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जो हमारा है क्विनोलोन्स के बारे में, है ना। क्विनोलोन्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये बेसिकली सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जिनके पास क्विनोलोन स्ट्रक्चर होता है, जो मेनली एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। लेकिन धीरे धीरे जब इसको फ्लोरोनेटेड करके फ्लोरोक्विनोलोन्स बनाया गया दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं ना, फ्लोरोक्विनोलोन एक डेरिवेटिव होता है। जब इसको बनाया गया तो ये क्या था, मतलब इसमें फ्री ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी लड़ सकते थे, है ना, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स बनाए गए थे। तो जो उसका फर्स्ट मेंबर जो डिस्कवर किया गया था वो था नैलीडिक्सिक एसिड। क्या था दोस्तों, नैलीडिक्सिक एसिड। और ये जो एक्टिव होते थे वो किसके अगेंस्ट थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव थे,
है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ई कोलाई के अगेंस्ट, प्रोटियस के अगेंस्ट, है ना, क्लैप्सिला के अगेंस्ट, एंट्रोबैक्टर है दूसरा, फिर आता है शिगेला। दोस्तों शिगेला के अगेंस्ट तो थे, लेकिन ये स्यूडोमोनास पे एक्ट नहीं करते थे दोस्तों, जो नाइट्रिलिक एसिड थे जिसकी मैंने बात करी आपको, है ना। बात करते हैं एक इसका जो मैकेनिज्म था, डीएनए गायरेज को ये इनहिबिट करते हैं दोस्तों। डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है जो कि जिसको ये जो नाइट्रिलिक एसिड क्या करता था, वो इनहिबिट करते थे दोस्तों, है ना। बात करते हैं दोस्तों इसके यूजेस की। तो यूजेस जो इसके यूरिनरी एंटीसेप्टिक में इसको दिया जाता है। किस में दोस्तों? यूरिनरी एंटीसेप्टिक में दिया जाता है। दूसरा आता है दोस्तों डायरिया, जो ई कोलाई कॉज करते हैं ना, एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा जो डायरिया कॉज होता है, आपको याद होगा डायरिया बीमारी होती है एक, है ना। तो डायरिया जो कॉज होता है ई कोलाई के द्वारा, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं नाइट्रिलिक एसिड दोस्तों। ये हमारी थी नाइट्रिलिक एसिड जो फर्स्ट मेंबर था क्विनोलोन्स का। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, मतलब कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लोरोक्विनोलोन्स थे, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों। 1980 में इसका डिस्कवर हुआ था। तो 7 रिजल्टिंग डेरिवेटिव इसको फ्लोरोक्विनोलोन्स था। इसमें हाई पोटेंसी थी, है ना। इसको एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम में भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर, मतलब पहले आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन में आता है इसका आपका नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पीफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं, PCO, यानी PCO तो आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों, STD ISD जो डायलिंग वगैरह करते हैं कौन, तो PCO मतलब पीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन के जो एंटीबायोटिक्स यानी फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं, वो हमारे इसमें आते हैं। किसमें दोस्तों? फ्लोरोक्विनोलोन्स के फर्स्ट जनरेशन में। बात करते हैं इसके सेकंड जनरेशन की। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सेकंड जनरेशन में कौन कौन से आते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, प्रोलीफ्लॉक्सासिन। ये सारे दोस्तों फ्लॉक्सासिन के ही टाइप है, मतलब जिसके लास्ट में फ्लॉक्सासिन लगा होगा आप समझ जाइएगा कि ये इसमें आते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं दोस्तों, है ना। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है दोस्तों, ये डीएनए गायरेज बैक्टीरियल को इनहिबिट करता है, जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं बेसिकली। और ये जो डीएनए गायरेज हैं उसके दो टाइप ही होते हैं, मतलब ए यूनिट और बी सब यूनिट दोनों होते हैं दोस्तों, है ना। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, ए यूनिट और बी सब यूनिट के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम अगले स्ट्रक्चर में। दोस्तों ए क्या करते हैं, ए कैरी आउट करते हैं निकिंग ऑफ डीएनए को। बी क्या करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव सुपर कॉइल होती है दोस्तों, है ना। और इनकी जो सब यूनिट होती है उसकी हाई एफिनिटी होती है, हाई एफिनिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं स्ट्रैंड कटिंग को, और फिर वो रीसीलिंग फंक्शन में हेल्प करता है दोस्तों। और ग्राम पॉजिटिव में जो बैक्टीरिया मेजर टारगेट होता है एफक्यू का, वो सिमिलर होता है, मतलब जो टोपोआइसोमेरेज 4 होता है उसका सिमिलर होता है दोस्तों, मतलब टोपोआइसोमेरेज 4 या फिर डीएनए गायरेज आप बात करें तो एक ही है ना, इसको आप देख सकते हैं। और ग्रेटर एफिनिटी हो सकती है किसकी दोस्तों, ग्रेटर एफिनिटी होती है टोपोआइसोमेरेज 4 की, जो कि हाई पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की होती है ना। और जो बैक्टीरिया साइडल एक्शन होता है वो उससे क्या होता है दोस्तों, और वो सिग्नल दिया जाता है डैमेज जो डीएनए होते हैं उसके द्वारा। ये हमारा था दोस्तों, इसकी बात करी थी हमने किसके मैकेनिज्म एक्शन की, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में दोस्तों, है ना। बात करते हैं अगले ड्रग, जो हमारी पहली ड्रग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोटाइप ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सबसे पहली जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, फर्स्ट जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, एंड ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट लड़ती है मेनली एंट्रोबैक्टीरिया से और निसेरिया के अगेंस्ट, है ना दोस्तों। लेस एक्टिव होती है, एसिडिक पीएच पे कम एक्टिव होती है, और एक्टिव अगेंस्ट मतलब जो बीटा लैक्टम और अमीनोग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट भी ये लड़ती है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, यानी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में बताया मैंने उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। ये रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं दोस्तों ओरली, लेकिन जो कई बार फूड है मतलब जो खाना खाते हैं हम लोग वो एब्जॉर्प्शन को डिले कर देते हैं, है ना, जिसके कारण फास्ट पास मेटाबॉलिज्म भी वो डिले हो जाता है दोस्तों। और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टर है वो एक टेबल में आपको मैं बता दूंगा, सिमिलर होती है कई सारी चीज़ें। और ये मतलब CSF में इसका लेवल थोड़ा कम होता है दोस्तों, है ना। और ये जो मेनली एक्सक्रीटेड होते हैं जो वो यूरिन से होते हैं दोस्तों। गुड टिश्यू परमेबिलिटी होती है या फिर पेनेट्रेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, है ना। ये था हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का।
और ये दोस्तों यूरिनरी और बाइलरी कंसेंट्रेशन जो इसके 10 to 15 फोल्ड हायर होते हैं प्लाज्मा से। इसको आपको याद रखना है ये बात दोस्तों, है ना। जो बाइलरी और जो कंसेंट्रेशन है, यूरिनरी कंसेंट्रेशन, वो 10 to 50 फोल्ड हायर होती है देन प्लाज्मा से सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। दोस्तों अभी तक जो इसका सेफ रिकॉर्ड है, मतलब ये जनरली सेफ रिकॉर्ड है, साइड इफेक्ट केवल 10% पेशेंट में ही पाया गया है। मतलब जो साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों वो 10% पेशेंट में होते हैं, और अगर ज़्यादा होते हैं माइल्डली तो उसको हमने मतलब 15% पेशेंट में विड्रॉल कर लिया जाती है ड्रग। तो इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो CNS है, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये ड्रग जो एक्ट करती है, उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों डिजीनेस होता है, हेडेक हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है दोस्तों, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है दोस्तों, और डेक्सटेरिटी, यानी डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है, जब मतलब ड्राइविंग करते समय कई बार नींद आती है ना दोस्तों, तो वो डेक्सटेरिटी कहलाती है ना, कंसंट्रेशन उसमें वो नहीं हो पाता सही से। और कई बार ये ट्रीमर और सीजर्स भी अकर हो सकते हैं, रेयर चांस है दोस्तों उसके, है ना। जब उसको हाई डोज दी जाती है जब भी हो सकता है ये। और ये पॉसिबली जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो गाबा एंटागोनिस्टिक एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स के दोस्तों। बात करते हैं इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट की, तो नोसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, बैड टेस्ट हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है दोस्तों। और इसका जो मतलब डायरिया है दोस्तों, डायरिया इनफ्रीक्वेंट है, क्योंकि ये जो होता है गट एनारोब से वो अफेक्टेड नहीं होता, इसलिए क्या है दोस्तों डायरिया के चांसेस कम होते हैं इस ड्रग के, है ना। तो बात करते हैं हम अगले साइड इफेक्ट के दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्किन हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है वो क्या क्या हो सकती है। एक तो रैश हो सकता है दोस्तों, प्यूरुरेटस हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है दोस्तों, स्वेलिंग ऑफ लिप्स भी हो सकती है, और टेंडिनाइटिस भी एक बीमारी है वो भी हो सकती है दोस्तों। टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें कई बार, है ना। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों टेंडिनाइटिस है, और टेंडन रप्चर वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे आए हैं, है ना। और टेंडन ये जो टेंडनाइटिस किसको हो सकता है दोस्तों, 60 साल के अबव जो पेशेंट होते हैं ना उनमें डोज देने से होता है, और जो पेशेंट पहले से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे होते हैं उनमें भी ये दिक्कत आ सकती है दोस्तों, है ना। बात करते हैं अगले यानी कि इसके यूजेस की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो मैं इसके यूजेस आपको आराम से बताऊंगा। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन थोड़ा दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, है ना। फार्माकोलॉजी है थोड़ा सा, इसमें चांसेस वो ज़्यादा रहते हैं पेपर में आने के लिए, लेकिन आप यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये UTI इन्फेक्शन में पहला इसका होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है ना दोस्तों। और उसके साथ भी यूज़ किया, कैथेटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, प्रोस्टाइटिस वगैरह में यूज़ किया जाता है दोस्तों, है ना। और जो मेनली ये कोट्राइमोक्सोजोल के साथ भी गिवन होती है, और क्रोनिक सीडोमोनास इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। बात करते हैं गोनोरिया में। गोनोरिया भी एक बीमारी आपको पता होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, सिफिलिस भी होती है, एड्स भी होता है दोस्तों। तो मेनली जो गोनोरिया में इसका यूज़ क्या है, 500 मिलीग्राम सिंगल डोज दी जाती है, नियरली 100% क्यूरेटिव पेशेंट में, जो नॉन PPNG पेशेंट होते हैं या फिर PPNG इन्फेक्शन के साथ, है ना। और ये इमरजेंसी रेजिस्टेंस में ये ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग होती है दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन गोनोरिया में, याद रखना। कैनक्रोइड की बात करें, आपको ये कैनक्रोइड से याद आ रहा होगा कि मैंने जब आपको कोट्राइमोक्सोजोल और सल्फोनामाइड पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको कैनक्रोइड के बारे में बताया था, तो लेकिन वहाँ पे थर्ड चॉइस थी, यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रग है दोस्तों, 500 मिलीग्राम सेकंड लाइन ड्रग होती है। और जो इसका अल्टरनेटिव है, जो फर्स्ट लाइन में सेफ्ट्रैक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन आती है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊँगा। और बात करते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी इसका यूज़ होता है दोस्तों, शिगेला और सैल्मोनेला वगैरह में इसका यूज़ होता है ना। बात करते हैं अगले यूजेस की, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। टाइफॉइड में दिया जाता है दोस्तों 750 मिलीग्राम BD फॉर 10 डेज के लिए इसको हम देते हैं, है ना। और दोस्तों इसका जो मैंने मतलब ये वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग विच इज यूज इन टाइफॉइड फीवर, देन यू हैव टू राइट सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोस्तों। इसके साथ साथ फीवर, लेकिन जो पहले क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन और कोट्राइमोक्सोजोल उसमें भी वो भी पहले दिया जाता था, लेकिन उसके अनरिलायबल इफेक्ट होते हैं कुछ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से, है ना। इंडिया में और 95% पेशेंट जो स्ट्रेप्टोकोकस मतलब आप कह सकते हैं कि जो सैल्मोनेला टाइफी है, मतलब एस टाइफी, वो आइसोलेट होते हैं सेंसिटिव टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन के दोस्तों, है ना।
तो बात करेंगे अब अगली की, यानी कि बोन सॉफ्ट और टिश्यू या गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में दोस्तों कौन कौन से यूज, भी ऑस्टियोमाइलिटिस के पेशेंट होते हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। बात करते हैं अगले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो प्राइमरी ड्रग होनी चाहिए यूज़ में, यानी मतलब प्राइमरी कह सकते हैं उसको, नहीं भी कह सकते दोस्तों, मेनली इसका आप नहीं करिएगा। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो नहीं, प्राइमरी ड्रग नहीं होती दोस्तों, किसमें, न्यूमोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, क्योंकि इसकी लो वेरिएबल ससेप्टिबिलिटी होती है इसलिए। लेकिन ये जो ट्रीट कर सकती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, और माइकोप्लाज्मा, लिगियोनोला, एच इन्फ्लुएंजाई, है ना, और कैटरलिस, ये कुछ, ये सारे में उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये प्राइमरी इफेक्ट में ये ड्रग नहीं दी जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। बात करते हैं ट्यूबर क्लोसिस की, तो ट्यूबर क्लोसिस में सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है दोस्तों ये, है ना, सेकेंड लाइन कॉम्बिनेशन में कई बार इसको दिया जा सकता है, एक्सटीआर टीबी करके एक ड्रग है। तो बात करते हैं अगली बीमारी ग्राम सेप्टिसीमिया दोस्तों, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है, किसके साथ, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन को दिया जाता है, इसको याद रखना है आपको दोस्तों। बात करते हैं अगली बीमारी मेनिंजाइटिस की। मैंने आपको बताया था कि जब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो इसका CSF में कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में यूज़फुल है, बहुत अच्छी ड्रग है, इसलिए दोस्तों मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ होता है। बात करते हैं इसके प्रोफाइलैक्सिस में भी इसको यूज किया जा सकता है दोस्तों, न्यूट्रोपेनिक या फिर कैंसर डिजीज में इसको यूज किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगली बीमारी कंजक्टिवाइटिस में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों कंजक्टिवाइटिस के लिए भी। अगले पे चलते हैं हम दोस्तों, दूसरी ड्रग की बात करेंगे अब। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन जो दूसरी ड्रग है हमारी, वो लेस पोटेंट होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, है ना, और जो इसकी MIC वैल्यू है वो 2-4 टाइम हायर होती है दोस्तों। कई सारे स्यूडोमोनास और ग्राम पॉजिटिव में ये इनिबिट नहीं करते दोस्तों, लेकिन इसका जो यूज़फुल है वो मेनली आपको सुना होगा डायरिया वगैरह में यूज़ किया जा सकता है, यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। और जनरली ये नॉट रिकमेंड की जाती है, किसमें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन का। और जो इसकी डोज प्राइमरली जो यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है वो 8 से 12 हफ्ते के लिए हो सकती है, और इससे क्रोनिक UTI में भी बहुत हेल्पफुल मिलती है दोस्तों, है ना। और इसमें जो है आप देख सकते हैं ये इसके कुछ ब्रांड वगैरह भी आते हैं कई सारे, है ना, आपने सुने भी होंगे। तो अगली ड्रग की बात करते हैं हम, पीफ्लॉक्सासिन है दोस्तों। पीफ्लॉक्सासिन जो है वो मिथाइल डेरिवेटिव होता है किसका, नॉरफ्लॉक्सासिन का, जो मोर लिपिड सोल्यूबल है दोस्तों और रैपिडली एब्जॉर्ब होती है ना। CSF में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, अदर देन FQ से। पेपर में अगर आएगा कि कौन सी ऐसी फ्लोरोक्विनोलॉन्स है जिसका हायर कंसंट्रेशन पाया जाता है उसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, तो आप लिखना पीफ्लॉक्सासिन एज कम्पेयर टू अदर फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो इसलिए इसको मेनिंजियल इन्फेक्शन में भी इसका मतलब मेनली कह सकते हैं यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों ये जो लेस इफेक्टिव होते हैं किस के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव यानी कोकल इन्फेक्शन और लिस्टेरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये इनएक्टिव होते हैं, मेनली आप इसको कह सकते हैं ना, इनएफेक्टिव होते हैं, है ना। ये बात करी थी मैंने दोस्तों पीफ्लॉक्सासिन की। अब अगले पे चलते हैं ओफ्लॉक्सासिन, है ना। ये लेस एक्टिव होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, और ये मेनली आप जो गुड एक्टिविटी होती है दोस्तों, पोटेंट अगेंस्ट होते हैं किसके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना क्लाइमेडिया के अगेंस्ट लड़ते हैं दोस्तों ये, और माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं ये। और बात करते हैं इसका जो यूज़ है दोस्तों, यूरेथ्राइटिस में यूज़ किया जा सकता है, सर्विसाइटिस में यूज़ किया जा सकता है, एटिपिकल निमोनिया में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरा काम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को भी ये इनिबिट करती है ये वाली ड्रग, रिलेटिवली जो इसके लिपिड सॉल्यूबल होते हैं दोस्तों, और ये ओरल बायोलिटी इसकी बहुत हाई होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों फूड जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है एब्जॉर्प्शन के साथ, लार्जली एक्सक्रेटेड होते हैं अनचेंज यूरिन में, है ना। इसके जो यूजेस की बात करते हैं हम, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है, और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है दोस्तों, और ईयर नोज थ्रोट मतलब ENT इन्फेक्शन में भी बहुत इसका यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। और गोनोरिया में भी इसका जो मतलब वो होता है ट्रीट किया जा सकता है सिंगल, यानी 200 से 400 मिलीग्राम, है ना। और क्लाइमेडिया यूरेथ्राइटिस के लिए बहुत ही अल्टरनेटिव ड्रग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप इसको देख सकते हैं। इसका एग्जांपल जेनोसिन आता है एक, आप देखने आपने सुना होगा दोस्तों।
अगली ड्रग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, लीवोफ्लॉक्सासिन। आइसोमर होता है लीवो आइसोमर ओफ्लॉक्सासिन का होता है, मेनली स्टेप्टोकोकस निमोनियाई के अगेंस्ट ये लड़ती हैं दोस्तों। में दोस्तों जो ये हैं आपके ऑल्सो अगेंस्ट एक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लीवोफ्लॉक्सासिन। एनरोब्स ससेप्टेबल नहीं होते हैं दोस्तों इसमें। ओरल बायोबिलिटी हाई होती है और जो मेनली एक्सक्रीटेड होते हैं वो अनचेंज होते हैं इसमें दोस्तों, अनचेंज होते हैं, है ना। इसका यूज कहाँ है, साइनोसाइटिस में यूज हो सकता है, प्रोस्टाइटिस में यूज हो सकता है, अदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी दिया जाता है दोस्तों, और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है, और पाइलोनेफ्राइटिस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। किसका, लीवोफ्लॉक्सासिन का है दोस्तों। लगभग इससे 90% क्योर रिजल्ट आ जाते हैं। 750 मिलीग्राम इसका एक डोज होता है, बहुत अच्छा है दोस्तों, है ना। बात करते हैं अगली ड्रग की, लोमिफ्लॉक्सासिन की। ये सेकेंड जनरेशन डाइफ्लोरिनेटेड क्विनोलोन होते हैं दोस्तों। इसको देने से हाई इंसिडेंस ऑफ मतलब फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और QT प्रोलंगेशन भी हो सकता है। आपने QT का नाम सुना होगा, जब ECG वगैरह करवाया जाता है ना, तो उसमें वो जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर आता है कंप्यूटर में, वो QT PQRST करके आता है दोस्तों। और ये USA वगैरह में विड्रॉन कर लिया है कुछ अदर कंट्री में, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल है दोस्तों। लोमेक्स के नाम से, लॉक्स के नाम से, लोमिडोन के नाम से ये सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं दोस्तों, है ना। बात करते हैं इसके सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, सिंगल डोज का। अगली ड्रग की बात करते हैं गैटिफ्लॉक्सासिन की। सेकेंड जनरेशन ड्रग है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट लड़ती है, मेनली ENT के अगेंस्ट। ये दोस्तों इंडिया में बैन हो गई मार्च 2011 में, क्योंकि ये QT प्रोलॉन्गेशन कॉज करती थी, अरिथमियास कॉज करती थी, फोटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकती है। इसके कारण इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसका बड़ा योगदान था पहले कोक्कल, मेनली रेस्पिरेटरी और ENT इन्फेक्शन में, गैटिफ्लॉक्सासिन का, है ना। बात करते हैं अब अगली ड्रग की, हम लोग अगली ड्रग की बात करते हैं दोस्तों, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, है ना। आपने आई ड्रॉप भी सुना होगा इसका। लॉन्ग एक्टिंग सेकेंड जनरेशन है ये, मेनली जो लड़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट, है ना, और अदर बैक्टीरिया जो अदर ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, उसके जो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाते हैं बीटा लैक्टम वगैरह से, उसके खिलाफ। मोस्ट पोटेंट FQ अगेंस्ट होते हैं दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। और सेम इसका जो बैक्टीरियल टोपोआइसोमेरेज 4 इसका मेजर टारगेट होता है दोस्तों, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का। इसके अगर मैं यूजेस की बात करूं तो ब्रोंकाइटिस में इसको दिया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस आपने सुना होगा, ब्रोंकाइल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है दोस्तों, है ना, ब्रोंक्यूल्स का, तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस, साइनस जो नोज में होता है इन्फ्लेमेशन, उसको कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया, ये ईयर वगैरह का जो होता है इन्फ्लेमेशन, उसमें भी दिया जा सकता है। और निमोनिया वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ड्रग दोस्तों, है ना। दोस्तों ये मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये गुड ड्रग नहीं मानी जाती यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। मेटाबोलाइज लीवर में होती है ये वाली ड्रग, है ना। ये बात करी हमने मॉक्सिफ्लॉक्सासिन की। अगली बात करते हैं जेमिफ्लॉक्सासिन की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं, मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ते हैं दोस्तों। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अगेंस्ट, ये हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, क्लेमाइडिया निमोफिलिया के अगेंस्ट और क्लैप्सियला के अगेंस्ट ये लड़ते हैं दोस्तों। कौन सी ड्रग, जेमिफ्लॉक्सासिन। लेकिन इसका भी हाई रिस्क था कि QT प्रोलॉन्गेशन में इसको दिया मतलब जब इसको दिया जाता है तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है ये सारे देखे जाते हैं दोस्तों, है ना। अगले में अभी मैं बात करता हूँ, इसको देखेंगे हम। तो ये ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है और ये एक्सक्रीटेड होते हैं यूरिन में और फेसिस में। इसके जो साइड इफेक्ट है बात करें, डायरिया होता है, नोसिया होता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकते हैं दोस्तों, और स्किन रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। अगली ड्रग की बात करूं मैं तो प्रूलिफ्लॉक्सासिन। प्रूलिफ्लॉक्सासिन न्यूअर सेकेंड जनरेशन ड्रग है। प्रो ड्रग किसकी है, यूरिफ्लॉक्सासिन की, क्योंकि जब ये मतलब बॉडी के अंदर जाती है तो यूरिफ्लॉक्सासिन में कन्वर्ट होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग है दोस्तों। एक्टिव दोनों के अगेंस्ट होती है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव के। रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, बॉडी में जाके कन्वर्ट होती है लीवर में यूरिफ्लॉक्सासिन में, और जो यूरिफ्लॉक्सासिन एक्सक्रीट होता है यूरिन में अनचेंज्ड। और इसका जो यूज़ है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काफ़ी हेल्पफुल ड्रग होती है दोस्तों। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है वो सिमिलर होता है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह। आपको मैंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन में क्या क्या बताया था, आपको याद आ रहा होगा, बता देता हूँ दोबारा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में जो आपके थे वहाँ पे मैंने आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का बताया था कि नोसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, बैड टेस्ट हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, और जो लेकिन डायरिया इनफ्रीक्वेंट होता है। बात करेंगे CNS की, तो CNS में डिजीनेस, हेडेक, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, डेक्सटेरिटी,
ये सारे हो सकते हैं दोस्तों। ट्रेमर और सीजर वगैरह भी चांसेस रहते हैं, रेयर है। और स्किन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में प्रोराइटिस, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। इसके टेंडिनाइटिस भी हो सकता है ना, और मतलब कि टेंडन रप्चर भी हो सकता है दोस्तों। ये बात करी हमने प्रोलिफ्लॉक्सासिन के, जिसके साइड इफेक्ट सिमिलर होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह। अब अगले पे चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जो बात करी है वो बात करी है फ्लोरोक्विनोलोन्स की। मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, इसमें हम लोग एक स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं कि एक्शन ऑफ बैक्टीरिया का कैसे कैसे रहता है। मतलब कि कुछ हाई ससेप्टिबल होते हैं, कुछ मॉडरेट ससेप्टिबल होते हैं, कुछ लो ससेप्टिबल होते हैं, कुछ नोटेबल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। तो मैं सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा इसको याद करना होगा कि जो हाईली ससेप्टिबल हैं वो कौन कौन से होते हैं। ई कोलाई होता है दोस्तों, एस्चेरिचिया कोलाई, के निमोनियाई हो सकता है, एंट्रोबैक्टर हो सकता है, सैल्मोनेला टाइफी हो सकता है, नॉन टाइफॉइड सैल्मोनेला भी हो सकता है, सिगेल्ला भी हो सकता है, प्रोटियस भी हो सकता है दोस्तों, और निसेरिया गोनोरिया भी हो सकता है, और निसेरिया मिनिंजाइटिस भी हो सकता है, और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलियस ड्यूक्रियाई, कैम्फिलोबैक्टर जेजनी भी हो सकता है दोस्तों, यर्सिनिया एंट्रोकोलिटिका भी हो सकता है, और वाइब्रियो कोलेरी। आपको याद रहा वो कोलेरा जो बीमारी होती है ना, वो वाइब्रियो कोलेरी से होती है ना। तो ये थे दोस्तों हाईली ससेप्टिबल की। अगली बात करेंगे हम मॉडरेटली ससेप्टिबल। तो इसमें दोस्तों अब हम देखेंगे मॉडरेटली ससेप्टिबल कौन कौन से होते हैं। एक तो आता है दोस्तों स्यूडोमोनास एरिगोनोसा, लीगियोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, और ब्रेनेवेला कैटरालिस, और ब्रुसेला, लिस्टेरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच कॉजेज द टीबी। आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है दोस्तों। बात करते हैं लो वेरिएबल ससेप्टिबल की दोस्तों। तो स्टेप्टोकोकस निमोनिया है, स्टेप्टोकोकस फिसेलिस, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम कानासेसी, माइकोप्लाज्मा क्लामाइडिया। तो दोस्तों ये लो वेरिएबल ससेप्टिबल की मैंने बात करी है। यहाँ पे दोस्तों आता है नोटेबल रेजिस्टेंट की, तो फ्रेजाइलिस, क्लोस्ट्रिडिया, एनारोबिक कोकाई। और दोस्तों इसके अगर मैं इंटरेक्शन की मैं बता देता हूँ आपको कि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग जो मैंने आपको बताई थी फ्लोरोक्विनोलोन्स में, ये जो फर्स्ट चॉइस रहती है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ ये क्या क्या कॉज कर सकती है। एक दोस्तों थियोफाइलिन होता है, कैफीन और वारफरिन, ये क्या करती है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है जब हम ये ड्रग देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन। तो ये क्या करती है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती है इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कर देती है। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये इनका कंसंट्रेशन बढ़ा सकती है इन ड्रग का। बात करते हैं जब नशेड्स के साथ देते हैं, तो मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ, तो ये सीनस टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है दोस्तों। और एंटा एसिड और सुक्रालफेट के साथ देते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो थी आपको आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी, है ना। तो और भी दोस्तों इसमें अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको कुछ छूट गया हो, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अलग से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में, और दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेशन हो गया। आशा करता हूँ अगर आपने वीडियो भी देखी हो पूरी, है ना दोस्तों, या नहीं भी देखी हो, तो आपने कुछ भी पार्ट देखा हो, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए आप प्रेमपूर्वक आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों सभी का धन्यवाद।